अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फिजा रियाज। साल 2024 का ये आखिरी प्रोग्राम है जिसमें आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये साल 2024 अपनी उतार चढ़ाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हो रहा है। कईयों के लिए बहुत अच्छा रहा, कई लोगों के लिए बहुत बुरा रहा। इसी तरह सियासत में भी काफी उतार चढ़ाव आए, मुख्तलिफ पार्टीज को मुख्तलिफ किस्म के मुश्किलात का सामना करना पड़ा। किसी की जेलों से रिहाई भी हो गई, कईयों पर फर्द जुर्म आयद होनी थी तो वो वजीर आजम बन गए, और जो वजीर आजम थे वो अपनी असम्बलियां तहलील करके हुकूमत को खुद ही गिराकर खुद जाकर जेल में जाकर बैठे हुए हैं। तो ये साल 2024 एक फुल ऑफ सरप्राइज ईयर रहा। और अदलिया के लिहाज से अगर बात की जाए तो वहां पर जो मेजर चेंजेस आए हैं, जो मेजर रिफॉर्म्स आए हैं, तो सबसे ज्यादा अगर कोई एक इदारा जो कि रीशेप्ड हुआ है या जिसका रीस्ट्रक्चर हुआ है या मुकम्मल तौर पर जिसे कहना चाहिए कि जिसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहे हैं, कभी उनको खत का मामला आ जाता था, कभी कोई धमकियां मेज कॉल्स आ जाती थी, कभी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे जजेस, ये सब कुछ होता रहा। और फिर असेंबली के अंदर तक हमने देखा कि जो नकाब पोश लोग थे वो आ गए, तोड़ फोड़ की गई, अरकान असेंबली को गिरफ्तार किया गया। मतलब बहुत कुछ हुआ। अगर मैं एक एक चीज गिनवाने बैठूं तो इट वाज फुल ऑफ इवेंट्स, जिसे कहना चाहिए ये साल 2024 फुल ऑफ इवेंट्स था। लेकिन 2025 का आगाज उम्मीद करते हैं कि अच्छा हो, और अच्छा इस वजह से भी हम उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि मुज़ाकरात जो ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान था वो हमें शुरू में ही 2025 के आगाज में ही नजर आ रहा है, जिसमें स्पीकर का बहुत एक अहम रोल है। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो कि वजीर आला केपी के हैं, वो 2025 के मौके पर हुकूमत को एक बार फिर से अपनी शौला बयानी के अंदाज में एक मैसेज दे रहे हैं। तो पहले हम आपको वो मैसेज उनका सुनवाते हैं। ये निजाम ऐसे नहीं चलने देंगे। मतलब कहां एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है, कहां एक तरफ पॉजिटिव जेस्चर की बात हो रही है, कहां पर मुल्क में इस्तेकाम लेने की बात हो रही है, वहां पर केपीके के वजीर आला इस किस्म की शोला बयानी से गुफ्तगू कर रहे हैं। और आज अब एक खुसूसी तकरीब थी जिसमें तमाम वज़राए आला मौजूद थे, तमाम कैबिनेट मेंबर मौजूद थी, तमाम बड़ी शख्सियात मौजूद थी। वजीर आला केपीके वहां पर भी मौजूद नहीं थे, एक नाराजगी का इजहार किया था। लेकिन विफाक के साथ आपको रहना पड़ेगा। एक सूबे के आप चीफ मिनिस्टर हैं, एक हुकूमत है आपकी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कट होके अलग रहें, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको सिस्टम से मुश्किल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन स्टिल आपने रहना तो इसी सिस्टम में है ना। तो इसी सिस्टम में रहते हुए राहत साहब और इसार राना साहब मेरे साथ मौजूद है। राहत साहब, साल का आखिरी प्रोग्राम है और आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आई होप सो कि वहां आप 2025 को जब वेलकम करें तो अच्छा आगाज हो आपका भी। लेकिन हमारी सियासत में पहले तो ये बताइए कि 2024 में हमने तो नहीं, इस पाकिस्तान ने जिसमें हम रहते हैं, जिसके हम बाशिंदे हैं, इन्होंने पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया, और आगे 2025 कैसा हो सकता है सियासी मंजरनामे को देखते हुए। फिजा, ओवरऑल 2024 बड़ा हंगामा खेज रहा। आपने सिर्फ अदलिया की बात की कि अदलिया रीस्ट्रक्चर हुई। मैं समझता हूं कि सियासत की भी हैयत तब्दील हुई, मीडिया के अंदर भी बहुत कुछ हुआ, पाकिस्तान की मैशत भी ऊपर नीचे जाती रही और पाकिस्तान की हुकूमतें भी तब्दील हुई, इलेक्शन भी हुए, और उन इलेक्शन के बाद अपोजिशन का भी एक रंग इस कौम ने देखा और हुकूमत का भी एक नया अंदाज देखा। और हुकूमत इसमें मजमूई तौर पे ये दावे करती हुई नजर आई कि मईशत संभल नहीं रही थी और मईशत को हमने ट्रैक के ऊपर चढ़ा दिया। और अपोजिशन ये दावे करती हुई मिली कि हुकूमत चलाई नहीं जा रही और सिर्फ इंतकाम के ऊपर हुकूमत और हुकूमत का कारोबार चल रहा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो गवर्नमेंट दावा कर रही है उसमें किसी हद तक सदाकत है कि मईशत उस हद तक नहीं संभल सकी, लेकिन मईशत को बेहतर किया गया, इंटरेस्ट रेट को बहुत नीचे लाया गया और इसके साथ साथ महंगाई को नीचे लाया गया। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो मईशत की स्टेबिलिटी के लिए जो कर्जों का हजम था उसको कम करने की कोशिश की गई। IMF के साथ प्रोग्राम जो है उसको कामयाबी के साथ आगे बढ़ाया गया। और आज जब 2024 का ये आखिरी दिन है और हमारा आखिरी प्रोग्राम है, बहुत सारी उम्मीदों को लेकर आज का सूरज डूब गया और 2025 का सूरज निकलेगा। साल 2024 का ये आखिरी प्रोग्राम है। राना साहब, राहत साहब ने तो उम्मीदों का आखिरी प्रोग्राम कर दिया। आवाज आपकी ब्रेक हो रही है, दोबारा आपकी तरफ आते हैं। इनके प्लीज
इनकी आवाज को डाउन कर दें, कोई देयर इज सम डिस्टॉर्शन विद यू। राहत साहब, हम इसको टेक्निकल मसला है, इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। राना साहब, साल 2024, कभी आपने सोचा था आपको मौका मिलेगा मेरे साथ प्रोग्राम करने का? मैं बड़ा खुशबख्त हूँ और मेरी ये खुशबख्ती है कि आज मैं आपके साथ प्रोग्राम करूँ। और आपने माशाल्लाह, मैं वही कह रही, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बर्फानी लिबास पहन रखा है। ठंड बहुत है भाई लाहौर में। मुझे ऐसा लगा कि मेरी अंकल साइबेरिया से तशरीफ लाई है। शुक्र करे मैंने शेर की खाल नहीं पहन ली जितनी ठंड है यहाँ पे। अब मेरा भाई जुल्फकार राहत नए साल की नवीद दे रहा था, तो मुझे हंसी आ रही थी कि एक साल में अब अपना नेट तो ठीक करा नहीं सके तो हमने क्या करना है, वो शार्क मछली जो पहले दिन से चक वड़ती आ रही है फाइबर ऑप्टिक्स को, वो जब चाहे चक वड़ देती है, कसम से। ठीक है ना। जुल्फकार राहत की आवाज कभी सस्ते नशे वाली हो जाती थी, कभी ऐसा लगता था इसके पीछे को कुत्ते लगे तेज तेज आवाज। मतलब हम किसी जगह सेटल ही नहीं हो पा रहे नए साल के वाले से। मैं तो समझता हूँ जुल्फकार राहत वहां से कोई इस्लामाबाद की अच्छी नवीद देगा। उसने कोशिश भी की कि आगाज एक अच्छे अंदाज में किया जाए, लेकिन वो जो मुनीर न्याजी मरूम का एक शेर है कि मुनीर इस मुल्क पे आसेब का साया है या क्या है, कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता। यार हमें आड़ियां जाड़ियां तो पूरे साल ही देखते रहे हाँ। लेकिन हम वहीं खड़े में वही, ठीक है ना, बल्कि उससे नीचे ही हुए। आप ना अक्सर मुझे कहती हो कि आगाज में जरा थोड़ा खुश बोल दिया हाँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ फिजा, मैं एक प्रैक्टिकल प्रोफेशनल सहाफी हूँ, फिर उसके बाद ये कि मैं इस सोसाइटी के निचले तबके का तर्जुमान खुद को कहता हूँ। मैं इस सर्दी के अंदर जब लोगों को ठिठरते हुए देखता हूं, मैं इस सर्दी के अंदर जब घरों के अंदर अंधेरे में बच्चों को कुर्लाते देखता हूं, मैं कैसे कह दूं यार कि ये साल बड़ा बेहतरीन था या अगला साल बड़ा बेहतरीन होगा। हमने इस साल में खटा क्या जुल्फकार राहत, हमने क्या खट लिया? नफरतें, बदले, अपनी अनाओं के खोल के अंदर बंद लोग, अपनी अनाओं के खोल में बंद ताकतवर लोग, क्या लिया हमने? इस एक साल में हम दुनिया भर में रुसवा हुए, दुनिया ने हमारे पे थू थू की, अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप से लेके, यूरोप के ग्रुप से लेके, बरतानिया, अमेरिका, जर्मन, एवरीबॉडी। हमने क्या सीखा इस साल में? कुछ सीखा? दुनिया हमें कह रही है कि हमने, आप सुने जुल्फकार राहत, जरा सुनना, इस साल ना 24 में आपको पता है 30 मुमालिक में इंतखाबात हुए, 30 कंट्रीज, 30 मुमालिक में आप भी साफी हो, जुल्फकार राहत भी साफी है। कहीं आपने सुना कि उन 30 मुमालिक में से किसी एक मुल्क में कहा गया बेईमानी हो गई? किसी एक मुल्क में कहा गया कि फॉर्म 45 था 47 निकल आए? किसी एक मुल्क ने कहा कि उनका इलेक्शन कमिश्नर ने अपने जाती तासुब की वजह से इंतखाबात का बेड़ा गर्क कर दिया? ये मसला सब कॉन्टिनेंट का है, इंडिया का भी यही मसला है, पाकिस्तान का भी। अब ये मोदी के इलेक्शन हुए, आपको पता है वहां 6-6 महीने लग जाते हैं बाज रियासतों में, लेकिन कभी आपने कोई एजिटेशन सुना? कभी इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर उंगली उठते हुए देखी? कभी वहां के आईजी ने ये कहा कि लोग आएंगे तो मैं उन्हें सीधा कर दिया? कभी किसी ताकतवर इदारे के अफसर को का सुना कि जी हम ये चाहते हैं या हम वो चाहते हैं? नो। यही वजह है कि उनकी इकोनॉमी कहां खड़ी हो गई है। ठीक है, वो आप देखें कि हमारे इस खित्ते के अंदर, फिजा आप हैरान हो जाएंगी कि जो हमारी शरह नमू है ना, वो उन लोगों से भी नीचे है जिनको हमने पैरों पे खड़ा किया है। जी ऐसे ही है, ठीक है ना। मैं मातम नहीं करूं तो फिर क्या करूं? मैं नए साल का जश्न कैसे मनाऊं? मुझे बताएं। खुदा की कसम मेरा दिल नहीं करता, मैं खुदा को गवाह करके कहता हूं मेरा दिल नहीं करता। कैसे जश्न मनाए यार? लोगों की लाशों पे जश्न मनाए, लोगों के सिसकते हुए चेहरों पे जश्न मनाए, कैसे जश्न मनाए? राहत साहब, आपने राना साहब की गुफ्तगू सुनी कि हालात तो कशीदा हैं ही, लेकिन इन कशीदा हालात में आपको क्या लगता है कि हुकूमत की सबसे पहले जिम्मेदारी क्या बनती है कि वो आवाम को रिलीफ दे? वो उनके वादे दावे, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई, शरह नमू में इजाफा हो गया, महंगाई जो है वो पिछले 11 साल की कम तरीन सतह पर है, इस किस्म की बातों से कोई रिलीफ तो नहीं मिलेगा ना? देखिए, जब इस तरह की इस्लाहात होती है, जिस तरह की बात गवर्नमेंट कर रही है, तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट एक दिन में नहीं होता, इसके लिए टाइम लगता है। राना साहब की बात अपनी जगह दुरुस्त है कि अवाम बिल्कुल बहुत अपसेट है, बहुत परेशान है, महंगाई है, हालात ठीक नहीं है, लेकिन
آپ دیکھیے کہ کن حالات کے اندر ملک کو چلایا جا رہا ہے. یعنی 60,000 سے زیادہ پاکستان کی جو سپاہ ہے وہ آپریشن کر چکی ہے دہشت گردوں کے خلاف. یعنی 73 بڑے دہشت گرد ہیں ان کو مارا جا چکا ہے. بارڈرز آپ کے سیکیور نہیں ہے. افغانستان کے اینڈ کے اوپر سے دراندازی ہو رہی ہے. بھارت سازشیں کر رہا ہے اور امریکہ آپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے. پاکستان کے اندر پولیٹیکلی انسٹیبلٹی ہے. ان حالات کے اندر آپ نے مہنگائی بھی کم کی. ان حالات کے اندر آپ نے اپنے اندر لڑتے ہوئے آپ نے کافی حد تک معیشت کو سنبھالا بھی دیا. اور اب گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے, آج کی جو گورنمنٹ ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے. یہ دعویٰ آگے چل کے کس حد تک سچا ہوتا ہے, ثابت ہوتا ہے, یہ وقت ثابت کرے گا. وہ کہتے ہیں یہ IMF کا آخری پروگرام ہے. آج اڑان پاکستان شہباز شریف صاحب نے اس کا افتتاح کیا اور انہوں نے کہا کہ جی 2029 پہ ہم پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے. 10 ارب ڈالر انہوں نے سالانہ ہدف دیا کہ جی اس کی ہم ایکسپورٹ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی IMF کا یہ آخری پروگرام ہے. لیکن پریکٹیکلی آگے جا کے کیا ہوتا ہے یہ وقت ثابت کرے گا. لیکن گورنمنٹ اس کی کچھ ترجیحات تو اپنی ڈیسائیڈ کر رہی ہیں, کچھ سفر تو بہرحال شروع کر رہی ہے. لیکن میں اگین یہ کہوں گا کہ اگر پاکستان کا پولیٹیکل استحکام نہ آیا اور جس طرح ڈائیلاگ شروع ہوا ہے یہ اینڈ تک کسی انجام تک نہ پہنچا تو پھر 2024 کی طرح ہم اسی طرح شام غریباں پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے, ہم اسی طرح روتے ہوئے نظر آئیں گے. اور رانا صاحب اب دیدہ ہو کے اسی طرح عوام کی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آج بھی وقت ہے سیاستدانوں کے لیے, آج بھی ٹائم ہے ان کے سمجھنے کے لیے کہ یہ سمجھ جائیں ابھی بھی دیر نہیں ہوئی. پوری دنیا بہت آگے نکل گئی. جن لوگوں کو آپ نے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کیا تھا, جس کی رانا صاحب نے بات کی, وہ بہت آگے نکل گئے. بنگلہ دیش جس کا آپ نے مذاق اڑاتے تھے کہ وہ آپ کے اوپر بوجھ ہے, وہ کہاں سے کہاں نکل گیا. افغانستان کہاں سے کہاں جا رہا ہے. چائنا جو آپ کا ٹیسٹڈ فرینڈ ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. امریکہ آپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے. ان حالات کے اندر ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے, آپ کے دوست کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر کو ان آرڈر کریں, پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کریں پھر ہمارے پاس آئیں اور پروجیکٹس لے کے آئیں. اس دفعہ بھیک مانگنے نہ آئیں. بالکل ٹھیک. آپ نے دیکھیں آپ کی گورنمنٹ نے ایک ہدف تو طے کیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 2029 تک گورنمنٹ ہر صورت میں نہ صرف قائم رہنا چاہتی ہے, وہ اسی نظام کو چلانا چاہتی ہے. اب ساتھ ساتھ ڈائیلاگ چل رہے ہیں. ڈائیلاگ کے اندر گورنمنٹ اسٹیٹ لیول PTI کو کہہ رہی ہے جی 2029 تک آپ اس سسٹم کو نہ چھیڑیں اور اس کو چلنے دیں. اور ڈائیلاگ میں ہم عمران خان کو ہاؤس اریسٹ کر دیتے ہیں, ان کو چھوڑ دیتے ہیں, کیسز ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اس سسٹم کو 2029 تک چلنے دیں. PTI کہتی ہے کہ جی ہم تو کسی صورت میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتے, قبول نہیں کر سکتے. تو جب یہ صورتحال رہے گی تو ان مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلے گا اور اس کے بعد پاکستان کی معیشت سنبھلے گی کیسے اور یہ ہدف پورے کیسے ہوں گے, یہ ایک بہرحال ایک مہمہ ہے. یہ کیسے حل ہوگا یہ آپ بھی دیکھیں گے اور میں بھی دیکھوں گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ جب حل ہوگا تو پھر دیکھیں گے کہ ہوتا ہے, یا پھر 2025 کے اختتام میں بھی ہم پھر سے یہی باتیں کر رہے ہوں گے. رانا صاحب, ویسے آپ کو کیا لگتا ہے PTI کا سال 2024 کا سب سے بڑا فیلئر کیا تھا؟ دیکھیں میں اس فیلئر سے پہلے صرف 2 جملے اگر آپ اجازت دیں, کیونکہ آج آپ کے لباس میں سے نا شوندہ چکر بھی چل رہا ہے کوئی, تو ذرا میں اس لیے تھوڑا وہ ہو رہا ہوں کہ اتنے شاعرانہ اب اس وجہ سے ہو رہے ہیں. ہاں بالکل, اس میں شوندہ چکر ہے کوئی. بات یہ کہ جو ابھی ذوالفقار راز صاحب کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب نے گول سیٹ کیے ہیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ آخری پروگرام ہوگا. بھائی میں ان کی بات پہ کیسے یقین کر لوں؟ وہ تو کہتے تھے کہ اگر آٹا سستا نہیں ہوا تو میں اپنے کپڑے بھیج دوں گا. وہ تو کہتے تھے اگر بجلی سستی نہ ہوئی تو میں ساری عمر کے لیے سڑکوں پہ کھڑا ہو جاؤں گا. اب وہ تو یہ کہتے تھے کہ اگر میں مہنگائی نہ کم کر سکا تو میں کیا نام میں حکومت چھوڑ دوں گا. وہ تو یہ کہتے تھے کہ اگر میں عوام کے مسائل حل نہ کر سکا تو میں یہ حکومت سے فوری طور پہ ختم کر دوں. انہوں نے کہڑی گل دا یقین کرا, ٹھیک ہے نا. وہ ایک بچہ رو رہا تھا, کہتا امی امی مجھے کہانی سناؤ, تو اس نے کہا کہ تیرے ابو آ رہے ہیں کوئی نوی کہانی سنان گے, ٹھیک ہے نا. تو بھائی یہ روز نوی کہانی سنا دیتے ہو تم. ابھی ترجیحات سیٹ ہو رہی ہیں. اندازہ کریں آپ, ایک شخص جو دوسری دفعہ وزیر اعظم کی واری لے رہا ہے اور ان کے ساتھ احسان اقبال صاحب جو پچھلے 35 سال سے کھڑے ہوئے, ابھی وہ ترجیحات سیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا.
और मेहमान आ गया, अब बोल के ये मुंडा मेरा बड़ा तेज है, देखना कैसे जाएगा, अभी यूं जाके ले आएगा। अब 15 मिनट बाद कहो ले आया, कहता है ये तो मैं जूते लपट रहे हैं। ठीक है, आप तरजीहात ही तय किए जा रहे हैं, अभी आपकी तरजीहात ही नहीं मुक रही है। तो ऐसे में हम आप पे कहां यकीन करने की बात होनी चाहिए ना, डाइवर्शन तो होनी चाहिए, बिल्कुल डाइवर्शन होनी चाहिए। वो 35 साल में कोई डाइवर्शन ही ठीक कर लो, और कुछ नहीं कर सकते थे। चलो कौम को ठीक नहीं कर सकते, अपनी डाइवर्शन। ये जो एहसन इकबाल साहब है ना, ये 1996 से यही ख्वाब दिखा रहे हैं। 1996 में पहला, के 97 में, 98 में पहला इन्होंने एक विजन पेश किया था, ठीक है, 2003 का। फिर उसके बाद ये 2005 में विजन, इन्होंने तो विजन ही नहीं मुकंडे। और भाई किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, आई स्पेशलिस्ट को, तो क्या कहते हैं, जो अगर आपका विजन का ही मामला है तो आप कर लें, उनके साथ बात कर लें। सिंपल सी बात ये है, देखिए ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, जुल्फकार राहत जो बात कर रहा है कि यूं मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये हो रहे, इससे मैं आपको अभी बता रहा हूं, मैं कौम को बता रहा हूं, कुछ भी नहीं होगा। अगर इमरान खान ने इन लोगों के साथ कंप्रोमाइज किया तो उसके वर्कर उसका गिरबान पकड़ लेंगे। अगर इमरान खान ने अपने हाउस अरेस्ट के चक्कर में ये सब कुछ करना होता, सबसे पहला बंदा जो होगा ना कि उसका गिरबान पकड़ेगा, मैं पकड़ूंगा कि तुमने कौम को तो कोई और ख्वाब दिखाए थे। नहीं, वो तो कह रहे हैं हाउस अरेस्ट नहीं होगा, उनकी बहन ने कहा नहीं, उनकी बहन ने कहा कि वो नहीं करेगा, ठीक है ना। उसे भी पता है कि इतनी बड़ी कुर्बानियां एनएलए इनके लिए नहीं, कि आप 2029 तक हुक्मरानी कर लो, क्योंकि तुम पाकिस्तान चांदते पहुंचाते। वहां पे आप गए तो वहां पे जनाबे ले जाती उम्रा का बोर्ड लगा हुआ था, लो जी तरक्की इतनी हो गई कि चांद पे जाती उम्रा बन गया। आप कर क्या रहे हैं, जो 2029 तक आपको मौका दें? आपने किया क्या है? आपने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने पाकिस्तान की मईशत को तबाह करके रख दिया, गरीब आदमी की जिंदगी मुश्किल तरीन कर दी। सर्दियों में वो हीटर नहीं जला सकता, गर्मियों में वो पंखा नहीं चला सकता, और कह रहे 2029 तक बारी दो। क्यों? खाला जी की कोई लिहाज है, वंड दो जी, भाई मेरे मैनू भी दे दे, भाई मैनू भी दे दे। क्यों दे दे भाई? जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा उसमें क्यों हमारे सर पे बिठा रहे? और ये मेरा सवाल तमाम लोगों के लिए पाकिस्तान में, उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान की सियासत और हुक्मरानियत पे असरअंदाज होते, कि भाई आप ऐसे लोगों को क्यों हमारे सर पे बिठा रहे जो हमारे मसाइल का हल नहीं कर सकते। तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए ये सवाल, और उससे भी अहम सवाल ये है कि 2025 में क्या तब्दीलियां ला सकते हैं, अगर सही एक विजन के साथ, एक डायरेक्शन के साथ, कि हमने पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है, तो बहुत से मेजर चेंज और बहुत से मेजर रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं। ब्रेक पर मुझे जाना है, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुईशत के हवाले से हमने बात कर ली कि ये साल 2024 मुईशत के हवाले से या मुआशी रिफॉर्म्स के हवाले से कैसा रहा, लेकिन सबसे अहम वाकया, ऐसे कौन से वाकयात हैं जो कि साल 2024 में कोई अच्छा भी हो सकता है और कोई नेगेटिव वे में भी हो सकता है, बिकॉज हर पार्टी हर चीज को अपने एंगल से बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। तो राहत साहब, मैं चाहूंगी कि कोई ऐसी मेमोरी, कोई पॉलिटिकल मेमोरी, कोई जुडिशियल रिफॉर्म्स, कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि साल 2024 की ये सबसे बड़ी तब्दीली रही है। देखिए जी, साल 2024 में एक तो जाहिर है इलेक्शन हुए 8 फरवरी को, ये एक बहुत बड़ा एक डायरेक्शन थी इस कौम के लिए। ये अलग बात है कि वो इलेक्शन मुतनाज़ हो गए और आज तक उस मामले को हम सब भुगत रहे हैं। ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता था और उसमें कौम ने एक फैसला दिया कुछ लोगों के हक में और कुछ लोगों के खिलाफ, और उसके बाद ये मौजूदा जो अरेंजमेंट चल रहा है और जो लोग कह रहे हैं कि 2029 तक ये चलना चाहिए, तो इसमें बुनियादी तौर पे इसी बात में ही वो सारे सवाल और जवाब हैं कि अब देखना यह है कि पीटीआई इसको 2029 की इस गवर्नमेंट की जो रट है इसको तस्लीम करती है या नहीं करती। और एक जो बड़ा सवाल हो सकता है इस हवाले से वो ये हो सकता है, जो आज सारा मीडिया ऑलमोस्ट डिस्कस कर रहा है, कि क्या 2025 इलेक्शन का साल हो सकता है। तो इसमें देखें हालात इस तरफ जा रहे हैं कि इस समूह तरीके से चीजें आगे जाती हुई मुझे नजर नहीं आ रही, और मुझे नहीं लगता कि चीजें समूह तरीके से आगे जाएंगी और ये मामला इस तरह आगे बढ़ेगा। आगे चल के चीजें खराब होंगी, डेफिनेटली खराब होंगी, और 2025 जो है ये इलेक्शन का साल हो सकता है। जहां तक बात आपने की कि 2024 में कौन सी कोई ऐसी बात कि जो मेमोरी ऐसी हो कि जिसपे बड़ा फख्र किया जा सके, मैं समझता हूं कि 2024 में बहुत सी ऐसी बातें हुई जिसपे अभी पाकिस्तान
वैसे ये तो बिल्कुल फख्र की बात नहीं है कि हमारा इंटरनेट सही नहीं हुआ है, ये बड़े दुख की और अफसोस की बात है कि हमारे फाइबर ऑप्टिक, लेकिन मुझे पता चल गया आप क्रेडिट देना चाह रहे हैं कि हमने फायरवॉल इंस्टॉल कर लिया है ना राहत साहब? आप कोई आवाज नहीं आ रही है आपकी, यकीन करें, लेकिन आपकी खामोशी का हम फायदा उठा रहे हैं। राना साहब, क्या रहा 2024 का वाकया, खुशगवार वाकया? सबसे खुशगवार वाकया ये है कि जो इंटरनेट है ना, वो कम से कम किसी आवाजें निकलवा देता है। कम से कम अगर पूरी बात नहीं कर सकता तो इतनी भी बड़ी मेहरबानी है, ये मैं समझता हूँ इतनी भी बड़ी मेहरबानी है कि आप हमें ऊ की आवाज की इजाजत दे देते हैं। अगर आप वो ना दे तो हम आपका क्या कर लेंगे भाई। मैं ना आज, क्योंकि आपने कहा था जरा लाइटर में, एक ना ये इरफान सदीकी साहब की गजल है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जुल्फकार साहब, आपकी भी नजर है, ये गजल इजाजत है? ये इरफान सदीकी साहब की लिखी हुई है, इसलिए मेरा जिम्मा तोश पोश, ये इरफान सदीकी साहब की जिम्मेदारी है, उन्होंने लिखी है उनकी, तो मैं तो उनकी अकीदत के अंदर ये सुना रहा हूं। कहते हैं उनको जिद है कि ये मौसम ना बदलने पाए, सुबह बेशक हो मगर रात ना ढलने पाए। मुझे लगता है कि शहबाज साहब के साथ बैठ के लिखी थी और उन्हें सुना रहे थे साथ साथ, ठीक है ना? अच्छा, मौसम गुल भी अगर आए तो ऐसे आए, बर्क और रात हो बारिश न बरसने पाए, झाड़ियां उगती रहे सहने चमन में हरसू, झाड़ियां उगती रहे सहने चमन में हरसू, फूलने पाए शजर कोई न फलने पाए। ये शहबाज साहब को डेडिकेट कर रहा हूं, हमारे हुक्मरान वक्त को। उनके सेनेटर हैं कि ना ऐसे करें। तो भाई उन्होंने लिखी है, मेरे को पल्लियो लिखी है, मैं तो नहीं लिखी। जुल्फकार साहब सुने, कहते हैं यूं ही सोई रहे शब चादरे जुल्मत ओढ़े, कोई जुगनू कोई तारा न चमकने पाए, जिस्म और जान का रिश्ता रहे कायम लेकिन जख्म ऐसा हो कि ताहश्र न भरने पाए। नाम सुल्तानिय जमहूर का गूंजे हरसू। मैं इरफान सदीकी साहब को दाद देता हूं कि उन्होंने शहबाज साहब के साथ बैठ के ये लिखी और उनको सुनाई भी होगी कि नाम सुल्तानिय जमहूर का गूंजे हरसू, बात कोई सरे दरबार न करने पाए, एक क़यामत सी हर एक घर में बपा हो बेशक, एक क़यामत सी हर एक घर में बपा हो बेशक, कोई मरबूत सी फरियाद न करने पाए, शात्रे वक्त को धड़का सा लगा रहता है। ये 2029 तक की जो बात है ना सर, उसके रेफरेंस में शात्रे वक्त को धड़का सा लगा रहता है, खलकते शहर कोई चाल न चलने पाए। अरे वाह, मैं आपको सुना दूं। नहीं, जरा से सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब लिखते बहुत और गुफ्तगू भी बड़ी बाकमाल करते हैं। और मुझे एक बात आपकी बात से याद आ गया, ये इन्होंने कहीं 2019 में 18-19 में तो नहीं लिखी थी, जब इन लोगों पे बड़े आपने उसको बड़ा जोड़ा है आपकी, इन्होंने जब ये पाबंदे सलासल में थे, ये हो सकता है तब की शायरी ना वक्त की आउटडेटेड नहीं होती। देखा उन्होंने लिखी होगी इमरान खान के टाइम पे, 150 साल बाद भी आज भी गालिब है, आज भी रेलेवेंट लगती है, ठीक है ना? तो शायरी वही है जो हर दौर में रेलेवेंट है। अच्छा जी, आपकी रेलेवेंसी में आप शायद वाकया भूल गए हैं, लेकिन आपने शहबाज शरीफ को इतना याद कर लिया, तो मैं एक शहबाज शरीफ का सोट अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहूंगी, जो कि सबसे खुशगवार वाकया मुझे लगता है कि सबसे प्लेजेंट मोमेंट ये 2024 का। जरा वो वीडियो दिखाएं जी, प्ले करें। मैं एक दफा जापान गया और वो होंडा फैक्ट्री थी, मैं जब गुजर रहा था तो वहां ऊ की आवाज आई, तो मैंने कहा ये क्या मामला है? फिर मैंने जो हमारे होस्ट थे, मैंने लगा मुझे पूछने, मैं चुप हो गया, फिर मैं आगे गया, फिर ऊ, जब तीसरी मरतबा ऊ हुआ तो मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा ये वो डायरेक्टर था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? उसने कहा जी ये वर्कर्स हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अंदाजा करें, काम नहीं रुका, प्रोडक्शन जारी है, मगर अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया ऊ करके। यहाँ पर तो जनाब इस्लामाबाद पर अपना लश्करकशी हो जाती है। वैसे ये मासूमियत है उनकी कि वो ऊ करके बता रहे हैं कि वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं वर्बली। बड़े हंस रहे हैं आप, हैं राहत साहब, बड़े मुस्कुरा रहे हैं आप। सवाल मैंने राना साहब से करना है, लेकिन बड़े मुस्कुरा रहे हैं। जुल्फकार तुम ही ऊ कर दो जरा, आज तुम्हारा एहतजाज रिकॉर्ड होना चाहिए। फिजा देखें, उन्होंने बड़ा तरीके से समझाने की कोशिश की है कि मुल्की मईशत इस पे रुक जाती है। और आज जो उन्होंने इफ्तिताह किया उड़ान पाकिस्तान का, उसमें उन्होंने ये भी बताया
कितने बिलियंस रुपए का रोजाना की बुनियाद पे नुकसान होता है अगर एक दिन अगर कोई एहतजाज एहतजाज करता है तो बिल्कुल ठीक बात हो गई है। मैं राना साहब आपसे लेकिन कमेंट लेना इस चाहूंगी जो फिजा- शहबाज शरीफ कर लो। आप जब निकल रहे हैं ना इस वीडियो से कंप्लीट कीजिएगा राज साहब। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि देखिए ये एहतजाज का एक साल रहा है, ये आगे 2025 में ये एक्सटेंड किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। आप प्राइम मिनिस्टर की वीडियो सुनाएं या उनका कुछ भी सुनाएं, सुनाएं, यहाँ सुनाएं, लेकिन ये 2025 में इसकी कतन कोई गुंजाइश नहीं है। पूरी दुनिया में इकानमी की लड़ाई है, इकानमी को अगर आप आगे लेके नहीं जाएंगे तो ये इसी तरह हम भटकते रहेंगे और इसी तरह लड़ते रहेंगे। और पीटीआई के पास भी इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि वो साथ बैठे और बैठ के इसका कुछ सोल्यूशन निकाले। वो स्पीकर घर में बैठे, उसके कमरे में बैठे, चैम्बर में बैठे या कहीं भी बैठे, तो ये एक 2025 का एक ये काम बड़ा एक नेक शगुन हो सकता है कि अगर पॉलिटिकल लीडर्स को रियलाइजेशन इसकी हुई है कि हमने मिल के कुछ सोल्यूशन निकालना है। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि 2025 में ये तमाशा इसी तरह चलता रहा तो फिर हमारे हाथ में पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। और फिर जो राणा साहब हमेशा बात करते हैं कि कोई तीसरी कुव्वत पॉलिटिकल लोगों को कहेगी जी हमने तो बार बार बिठाया, बार बार आपको टेबल के ऊपर बिठाया, बात करने का मौका दिया, लेकिन आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, आप बात कर ही नहीं सके। उसमें पीटीआई के लोगों के लिए भी एक मैसेज होगा कि जी आपको बार बार मौका दिया, आप नहीं बात आगे बढ़ा सके। सो आज सियासतदानों को चाहिए कि अपनी स्पेस, अपनी पिच किसी और को ना दें, अपनी स्पेस अपने पास रखें, अपने फैसले खुद करें। जब तक सियासतदान अपने फैसले खुद नहीं करेंगे ये मसाइल हल नहीं हो सकते। फिर हम गिला करते हैं कि जी फलां आ जाता है, फलां आ जाता है। तो आज सियासतदानों की बाल जो है इनकी कोर्ट के अंदर है, आज इनको बैठ के ये फैसला करना चाहिए 2025 एक शाइनिंग पाकिस्तान को लेके आगे बढ़े और पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। पाकिस्तान के लिए बेहतर है, एक शाइनिंग पाकिस्तान आगे बढ़े। क्या ही अच्छा हो अगर अली अमीन गंडापुर भी बजाय के इतना एहतजाज करने के खाली ऊ कर दे तो रोला खत्म ना हो जाए। मैं ना मुझे आज आपने मुझे क्लिप दिखाया तो मुझे समझ आई। मैं ना वो टार्जन की फिल्म देखता था तो वो पत्तों पे घूमते हुए करता था ना वो, तो मुझे समझ नहीं आती थी क्यों कर रहा है। मुझे अब समझ आई वो एहतिजाज कर रहा था कपड़े पूरे ना होने के। तो शहबाज शरीफ साहब की बात से, लेकिन वो अपना काम जारी रखता था। लेकिन सवाल ये है, शहबाज साहब ने जिस चीज की तरफ इशारा किया कि तरक्कियां ऐसे होती हैं और कौमें इस तरह बनती हैं, शहबाज शरीफ साहब से ये पूछे कि क्या जापान का वजीर आजम भी खरबोपति है और इसी तरह उसके भी टीटी के और हुंडी के जरिए पैसे बाहर जाते हैं? क्या जापान का वजीर आजम जो है, क्या जापान के वजीर आजम के भी बाहर कारोबार हैं? क्या जापान के वजीर आजम के बच्चों के भी कारोबार बाहर हैं? क्या जापान के वजीर आजम के भी घर बाहर हैं? क्या जापान का वजीर आजम भी इतनी बड़ी एम्पायर में रहता है? क्या जापान का वजीर आजम भी वहां के ताकतवर हलकों के साथ मिलकर हुकूमत लेता है? क्या जापान का वजीर आजम भी बड़े फखर से ये कहता है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का 30 साल से आंखों का तारों? उन्हें नजर आ गई, बाकी चीजें नजर नहीं आई कि जापान में और क्या होता है। जापान के वजीर आजम, मैं एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूं जुल्फिकार साहब, आप भी सुने, आप भी इसको बहुत एंजॉय करेंगे कि जापान से यहाँ पे पुलिस एक कॉन्फ्रेंस में उनका आईजी आया, उसने ये वाकया सुनाया। उसने कहा कि अमेरिकन वजीर खारजा आया और उसके पास कुछ 30 मिनट्स थे वापसी के, तो उसने मिलना था वजीर आजम से, तो पॉसिबल नहीं था कि वो रोड पे जाता तो मिल सकता। तो उन्होंने आईजी को कहा कि जी आप ना ऐसा करें, ट्रैफिक रोक दें ताकि ये वहां वजीर आजम हाउस तक पहुंच जाए। उसने कहा ये अवाम का हक है, मैं ट्रैफिक नहीं रोकूंगा, कुछ हो जाए मैं ट्रैफिक नहीं रोकूंगा, मैं किसी भी वीवीआईपी चाहे वो जितना मर्जी है वो, मैं उस अवाम के हकूक के ऊपर डाका नहीं डालूंगा बतौर आईजी। वो चला गया। एक तकरीब में वजीर आजम मिला जापान का और उसने उसे आईजी को कहा कि आपको पता है कि ये बात अगर मैं पार्लियामेंट ले आता जो आपने की तो क्या होता? तो उसने कहा कि आपको इस्तीफा देना पड़ता वजीर आजम साहब। कौमें ये होती हैं, ठीक है कि नहीं? कौमें खाली ऊंच चू से नहीं बनती हैं, कौमें किरदारों से बनती हैं, कौमें ऊपर बैठे हुए लोगों से बनती हैं, ठीक है? आप खाली की आवाजें दे रहे हैं। और ये जुल्फिकार राहत जो बार बार बात कर रहा है और जो मैं कह रहा हूं, बात ये कि ये बात सबको, जुल्फिकार राहत खाली ये सियासी स्टेक होल्डर्स का मामला नहीं है, जो बाकी हमारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, मेरा ख्याल है उन्हें भी इस बात को थोड़ा सा रियलाइज करना होगा
कि हमें जब तक हम पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे अवाम को, पाकिस्तान में इस्तेकाम नहीं आ सकता। जो आप बैठेंगे ना, फर्ज करें शहबाज और इमरान खान बैठ जाते हैं, अव्वल तो कभी भी नहीं बैठे, फर्ज करें बैठ जाते, तो क्या बात करेगा इमरान? ये कहेगा कि 8 फरवरी को जो आपने मैंडेट चोरी किया था बहुत अच्छा किया था? या शहबाज शरीफ ये कहेंगे कि आपने जो हमारे खिलाफ चोर चोर के नारे लगवाए थे और हमें चोर साबित किया था, आपने अच्छा किया? भाई नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसका हल ये है कि अवाम को फैसले करने दें, अवाम को उनके फैसले करने दें। आपने जो सवाल पूछा था 2024 का सबसे बड़ा वाकया, बिल्कुल जुल्फिकार ठीक कहता है, 2024 का सबसे बड़ा वाकया 8 फरवरी है, जिसमें अवाम ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, पाबंदियों के बावजूद, एक पार्टी के निशान छीन लिए गए, उसको तकसीम कर दिया गया, उसके बावजूद अवाम ने अपना फैसला दिया कि नहीं हम इसके फला के साथ खड़े। XYZ कोई भी था, वो अवाम ने कहा कि हम उसके साथ खड़े, आप उसको मानते। अगर 2025 में फातिहाना दाखिल होना था, 2025 में आबरूमंदाना दाखिल होना था, तो उसको मान लेते, सब ठीक हो जाता। अब तक बहुत कुछ मामला ठीक हो जाते। राहत साहब, आपको क्या लगता है कि ये PTI की बेवकूफी थी? अगर पीपल्स पार्टी, जैसे बिलावल बार बार कह रहे थे उनको, अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला लेते तो इस टाइम वो इख्तिदार में होते? देखिए, पीपल्स पार्टी तो आज भी बैकडोर डिप्लोमेसी कर रही है PTI के साथ है, और मैं 26 नवंबर की पहले भी बात कर चुका हूं। उस वक्त भी एक बिजनेसमैन जाके जेल के अंदर मिले थे और वो पीपल्स पार्टी की ब्लेसिंग से मिले थे, वो जरदारी साहब के कहने से मिले थे, और पीपल्स पार्टी चाह रही थी कि PTI को साथ ऑन बोर्ड किया जाए। लेकिन PTI का शुरू से एक मसला रहा है सोलो फ्लाइट का, वो कभी भी किसी के साथ, आपको पता है, बैठना पसंद नहीं करते। ख्वाजा आसिफ की बहुत सारी बातों से मुझे इख्तिलाफ है, लेकिन ये एक बात वो दुरुस्त कहते हैं कि बानी PTI कभी भी साथ नहीं बैठना चाहते थे। आज पता नहीं किस तरह उन्होंने इजाजत दे दी कि ये मुज़ाकरात का जो सिलसिला चल रहा है और एक एंगेजमेंट चल रही है दोनों तरफ से। लेकिन बानी PTI ने तो, आपको याद होगा कि जनरल बाजवा साहब ने कहा था कि जी हम तरले करते रहे, कि पूरी कौम का इशू था, उसके ऊपर इनको बिठाना चाहते थे इकट्ठा। उन्होंने कहा जी कि मैं तो उधर जाऊंगा ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, वहां तो वो चोर बैठे हुए हैं और मैं जाऊंगा तो मुझे हाथ मिलाना पड़ेगा। तो वो इनसे नफरत करते हैं इस हद तक कि वो कभी भी उनके साथ नहीं बैठना चाहते। और ये मैं हमेशा से कहता हूं कि ये जो पॉलिटिकल इख्तिलाफ थे, ये सियासी इख्तिलाफ और नजरियाती इख्तिलाफ से अब जाती इख्तिलाफ तक चले गए। लड़ाइयां बिल्कुल जाती नौयत की हो गई हैं, लेकिन इन जाती लड़ाइयों में मुल्क पिस रहा है, इन जाती लड़ाइयों में आम आदमी पिस रहा है, इसमें आप और मेरा इस्तेसाल हो रहा है। ये लड़ना चाहते हैं, ये लड़े अपने घर जाके, ये जरूर लड़े, लेकिन हमारी कास्ट के ऊपर मत लड़े। ये जो अपनी अना की लड़ाई इन्होंने लड़ी है, जिद की लड़ाई लड़नी है, जरूर लड़े। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 में मुझे हसरत रही कि मैं किसी सियासतदान के मुंह से ये लफ्ज सुनूं कि वो अवाम के लिए लड़ रहे हैं, वो अवाम के किसी राइट की बात कर रहे हैं। Exactly. वो अवाम के किसी राइट्स की बात करके बिल लेके वो असेंबली के अंदर गए हूं, और उसकी बेस के ऊपर उन्होंने कहा जी कि हम असेंबली छोड़ देंगे, सियासत छोड़ देंगे। और फिर आपने ये भी देखा 2024 के अंदर कि जजेस की मरात में इजाफा हुआ। फिर आपने ये भी देखा मेंबरान असेंबली के अंदर 900% इजाफा हुआ। फिर आपने ये भी देखा कि ब्यूरोक्रेसी को नई नई गाड़ियां, फॉर्चूनर और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां दी गई। मुझे समझ नहीं आ रही कि इस पसमानदा मुल्क के अंदर से कौन सा तेल निकल आया है, कौन से यहाँ से गोल्ड के जखायर निकल आए हैं कि वो सारी नवाजशात हो रही है और पैसे ऐसे बांटे जा रहे हैं रेवड़ियों की तरह, जैसे माले गनीमत समझ के ये सारा खजाना लुटाया जा रहा है। भाई आपके पास जहर खाने को पैसे नहीं, तरले मिनते करके आप अपने चलिए अब आगे IMF की किस्त मिलनी है ना, फिर पता चल जाएगा ये उड़ान नौजवान या SIFC या जो काम कर रहे हैं। और वैसे भी राज साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जैसे कहते थे ना कि हमने जो है वो सियासत नहीं बल्कि रियासत को बचाना है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनका ये नारा जो है ये बिल्कुल गायब सा होकर रह गया। एक बार फिर से वो यही अगर कह दे कि हमने सियासत नहीं बल्कि रियासत को बचाना है तो बड़ा ही अच्छा होगा, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान को बचाना डिफॉल्ट होने से बड़ा ही जरूरी है। मुझे जाना ब्रेक पर, स्टे विद अस।
फिर की बात खुशामदीद, वैसे तो कुछ ही एक आधे घंटे के बाद हमने नए साल में दाखिल हो जाना है और न्यू ईयर तो सबके लिए ही होगा, लेकिन पीटीआई के चाहने वालों के लिए या पीटीआई के लिए या उनकी लीडरशिप के लिए कोई हैप्पी ईयर तो नहीं होगा। राणा साहब, हैप्पी ईयर तो तब हो जब वो हुकूमत में हो और वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके और आगे होते, बैठे होते, इस टाइम उन्हीं का वजीर आजम होता, उन्हीं का प्रेसिडेंट होता। क्या गलती नहीं लगती आपको? बी रैशनल, जरा हम सोचते हैं कि जिन गुनाहों के सबब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, ठीक है, गुनाहों के वो गुनाही थे ना जिसके सबब उन्हें सजा मिल गई। इकोनॉमी अच्छी नहीं थी। हाँ, 5.7 थी डीजीपी रेट, ठीक है ना, जीडीपी रेट 5.7, अब 1 पॉइंट समथिंग है खींचतान के, ठीक है। $25 बिलियन हमारे पास सेफ थे रिजर्व्स, ठीक है। और उसके बाद ये कि वहां पे दुनिया का सबसे महंगा हेल्थ कार्ड भी चल रहा था, तो आप कैसे कह सकते हैं, उस टाइम 180 रुपए का डॉलर था, ठीक है, 14 रुपए का यूनिट था बिजली का, अब आप देख ले कितना है। अगर कोई ये फार्मूला इस्तेमाल करे कि उसके दौर में ये कारकर्दगी थी, तो फिर इन लोगों को तो अगले 200 साल तक नेड़े भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर उनको पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इक्तदार ही देना था तो उनसे छीना क्यों जाता। और जिस पीपल्स पार्टी ने सिंध हाउस में तरीके अदम एतमाद के लिए बोरियों के मुंह खोल के और तरीके अदम एतमाद कामयाब कराई, इमरान खान के खिलाफ करा, वो इमरान खान उन्हीं के साथ जाकर तार के लौंडे से दवाई लेने बैठ जाता। ये पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा। और फिर वो सिस्टम जिसने इमरान खान को माइनस किया था, वो पीपल्स पार्टी के साथ उसे कबूल कर लेता। ये बड़े मौलाना के साथ नहीं, अब ये देखिए, मौलाना के साथ वो किसी एक पॉइंट पर इकट्ठे हो सकते हैं, जमात इस्लामी के साथ हो सकते हैं, सो व्हाई नॉट पीपल्स पार्टी? नहीं, मैंने तो अर्ज किया ना कि पीपल्स पार्टी ने तो अदम एतमाद के दौरान जिस तरह सारा कुछ किया, जरदारी साहब ने किया, तो उन्हीं के पास चले जाए जिन्होंने तड़ी लत्ता वड़िया, उन्होंने को जो विसाखी दे दो सानू, ऐसे तो नहीं होता। तो ये वाला मामला ही बिल्कुल मैं नहीं समझता, ये तो ख्याल ही बिल्कुल उल्टा है। और दूसरी बात ये कि अगर इमरान खान तो फिर इसका मतलब, सॉरी मैं आपका कट यू इन हाफ, तो फिर इनका डर्टी हैरी ऊंची ऊंची कहना और ये कहना कि ये न्यूट्रल और ये बातें फिर उनको लेके बैठ गई। इमरान खान के जो पॉलिटिकल नारे थे ना, उसने उन्हें फायदा भी पहुंचाया, नुकसान भी पहुंचाया, पॉपुलैरिटी भी मिली और ताकत के हलकों के अंदर उनके लिए माइनस की गुंजाइश भी बनी, ठीक है। तो उसने ये तय करना था कि मैं माइनस तो हो ही चुका, तो मैं अवाम में अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो क्यों गवाऊं, तो वो अपने नारों के साथ खड़े रहे। तो मेरा ख्याल है आप जुल्फकार से कर लीजिए, फिर मैं इस पे चाहूंगा कि आखिरी में मुझसे जरूर ये जो अभी 34 साल की सजा हुई है गलगित-बल्तिस्तान के, मैं उस पे भी मैं चाह रहा हूं आप जुल्फकार से बात जुल्फकार साहब, एक अहम इशू जिसको हम भूल रहे हैं, 2024 में निचकारी भी हुई है, बहुत से सरकारी जो वसाइल हैं या इदारे हैं उनकी भी हुई है, तो 2025 में भी कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट करें हम, ताकि हमारे स्टील मिल्स का जो एक बोझ है वो उतरे हमारे सर से। निष्कारी हुई है, लेकिन बहुत सारों की निष्कारी नहीं भी हुई, ये भी आप ध्यान में रखिए, जिसमें पीआईए को दोबारा से खुद चलाने का फैसला हुकूमत ने कर लिया और चलाया जा रहा है, उस पे दोबारा से पुल इन कर लिए, पैसे काफी ज्यादा जाया कर दिए गए। तो ये जो सिख यूनिट्स हैं, इनको तो बहुत पहले ही निष्कारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हो सकी। अब सवाल ये है कि जिस तरह राणा साहब बात कर रहे हैं ना कि जी पीटीआई दोबारा से उन्हीं के पास चली जाती, या वो अपने स्लोगन के साथ चेयरमैन पीटीआई खड़े हैं। अब देखें, जब से वो जेल के अंदर हैं, कितनी दफा उन्होंने डर्टी हैरी का लफ्ज इस्तेमाल किया है, कितनी दफा जो जलसों में वो बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो किसी एक अफसर का भी नाम लिया है। अब तो सूरत हाल ये हो गई है कि अली बिन गंडापुर आईजी इस्लामाबाद का नाम भी नहीं लेते, वो मोहसिन नकवी का नाम भी नहीं लेते। तो इसका मतलब है कि अल्टीमेटली आपने इसी मफाहमत के ऊपर ही आना था, तो फिर ये पूरा तबाही बर्बादी करने की जरूरत क्या थी, कारकुनों को मरवाने की जरूरत क्या थी, कि सारी मुल्की मैशत को तबाह बर्बाद करने की जरूरत क्या थी। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अगर इसी पैटर्न पे आना था तो ये बातें तो बहुत पहले बैठ के की जा सकती थी। इशू क्या था, उस वक्त भी आपके रवैये का इशू था, आप बैठते नहीं थे। अब आप बैठना शुरू हो गए हैं, अब आप अच्छे बच्चे बन गए हैं, दोबारा से आप उसी लाइन के ऊपर लग गए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जब भी पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये समझती है कि पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट को माइनस करके उनको आंखें दिखा के वो हुकूमत पे कब्जा भी कर लेगी, हुकूमत मर्जी से चलाएगी भी, ये पॉसिबल नहीं होगा। ये हो नहीं सकता, इसलिए कि ये 70 में भी एक हमने
ایکسپیرینس کیا, اس سے پہلے بھی کیا. نواز شریف صاحب نے بھی یہ کافی دفعہ اس طرح کے ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیے. 3-4 آپ کو پتا ہے کہ آرمی چیف کے ساتھ ایک ایپیسوڈ ہوا ان کا, اور اس کے بعد وہ ووٹ کو عزت دینے کے بعد پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو عزت دینا شروع کر دی, اور اس کے بعد ان کو پرائم منسٹرشپ ملی اور چیف منسٹری ملی. ایک کے بعد خوش آمدید. 2024 کا سال پاکستان کی سیاست میں کیسا رہا, اس پر کمپلیٹ ڈیبیٹ ہم نے دیکھی. رانا صاحب, ایٹ دی اینڈ آف دس پروگرام, ظاہر ہے کل سے تو ہم 1 جنوری 2025 کو ویلکم کریں گے. اینی گڈ میسج فرام یور سائڈ؟ دیکھیں, ظفر اقبال صاحب مجھے بہت پسند ہیں. ان کا ایک شعر ہے, وہ کہتے ہیں چہرے سے جھاڑ پچھلے برس کی کدورتیں, چہرے سے جھاڑ پچھلے برس کی کدورتیں, دیوار سے پرانا کیلنڈر اٹھا. دیکھیں, خالی کیلنڈر بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا, آپ کو اپنے اندر سے بدلنا ہوگا. اور میں بار بار جو ریکویسٹ کرتا ہوں, میں بار بار جو کہتا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ ملک کسی جج, کسی سیاستدان, کسی وزیر اعظم کا نہیں ہے, یہ 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. ٹھیک ہے نا, یہ خوشحال ہوں گے, یہ ان کے چہروں پہ ہنسی ہوگی تو یہ ملک خوشحال ہے. اگر ان کے چہروں پہ ہنسی نہیں ہے, لبوں پہ رنگے تبسم نہ دل میں موجے سرور, میرے وطن کے غریبوں کی عید کیا ہوگی. اگر ان کے چہروں پہ نہیں ہوگی تو یار پھر میں نے کیا کرنا ہے. اور یہ لمحے جیسے عید ہے, نیو ایئر ہے, ابھی آپ باہر نکلیں گے ایک طوفان بدتمیزی ہوگا. وہ آپ ہی کیجئے گا بات, مجھے آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے کرنی ہے, میں آپ کی باتیں نہیں چراؤں گا. لیکن ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہوگی طوفان بدتمیزی, جو گھر چھوٹے ٹوٹے ہوئے ہیں, جو لوگ اندر سہمے ہوئے ہیں, جو بھوکے مر رہے ہیں, ان کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ, ان کے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں. آپ کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو خوشی چھینے بھی نہ بھائی. لوگوں کو چلے آج ایک وعدہ کریں کل سارے پاکستانی کہ ہم نہ کل کا دن کسی ایک غریب آدمی کے ساتھ نہ اچھا وقت گزاریں گے. اس کے چہرے پہ آج کریں پوری قوم وعدہ کہ کل ہم کسی ایک غریب آدمی کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے, اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ دیں گے, میں سمجھوں گا نیو ایئر کا آغاز ہو گیا. ارے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ, جو اولاد اپنے باپ باپ کو ٹائم نہیں دیتی ہے, جن باپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے, وہی دے دیں, یہی سب سے بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. راحت صاحب, آپ تو اب اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو آپ سے ٹویٹ بھی نہیں لے سکتے نیو ایئر کی. اب آپ نے جب آنا ہے لاہور اسٹوڈیوز میں تو پھر آپ نے ہمارے لیے کوئی پارٹی, کوئی کھانے کو لے کر آنا ہے. تو مجھے یہ بتائیں آپ کا کیا میسج ہے نیو ایئر پہ؟ دیکھیے جی, عوام سے تو بات کر لی رانا صاحب نے. عوام تو ہمیشہ سے قربانیاں 77 سال سے دیتی آ رہی ہے. اب میرا خیال ہے اس ملک کی جو لیڈ کلاس ہے اس کو قربانی دینی چاہیے. ملک کے جو بڑے ہیں ان کو کل سے پہلے دن سے 2025 کے پہلے دن سے قربانی دینی چاہیے. ان کو لک آفٹر کرنا چاہیے, چونکہ اس ملک نے ان کو بہت کچھ دیا, عزت دی, پاسپورٹ دیا, شناخت دی. آج ملک ان سے بہت کچھ مانگ رہا ہے. تو آج اس ساری جو لیڈ کلاس ہے جنہوں نے اس ملک کو بڑی بے-رحمی کے ساتھ لوٹا ہے, پہلی میری استدعا تو یہ ہے کہ وہ اپنے پیسے پاکستان لے آئیں. دوسری استدعا یہ ہے کہ اس قوم کو, اس ملک کو, عام آدمی کو آن کر لیں, اس کو تسلیم کر لیں اور اس ملک کو اپنا ملک سمجھ لیں. اگر یہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اور جو باقی ایلیٹ ہے وہ اس ملک کو اپنا ملک سمجھ لیں اور اپنے پیسے باہر سے لا کے یہاں پہ بینکوں میں رکھ لیں, بے شک بھلے قانون بنا لیں کہ ان کے پیسوں کو میرے پاس رکھوا دیں, ایسی کون سی بات. صحیح بات, آپ کے پاس تو نہیں رکھوائیں گے. کسی کو والے پیچھے پڑ جائیں, ایسا فری زون بنا دیں جہاں پہ کوئی ان کے کالے دن کو نہ چھیڑے, پیسے کو نہ چھیڑے, لیکن میرا ملک خوشحال ہو جائے گا. آج میرا ملک ان سے کچھ مانگ رہا ہے. اور ارے نیب کس کے لیے بنایا ہے؟ نیب ایسا ہی تو بنایا ہے کہ آپ کی بلیک منی کو وائٹ کر دے, پلی بارگین کرے اور اپنے پیسے کو حلال کرے. نیب بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کر رہا ہے نا, بس اللہ ہی وہی تو مقصد تھے. اب ضرورت ہاں ایگزیکٹلی, سیاسی مقدمے بنے اور دوسرا پلی بارگین. جو لیڈ کلاس ہے نا جس کو اس قوم نے ہمیشہ قربانیاں دی, آج اس کی قربانی کا وقت ہے اور اس کو اس ملک کے لیے اور قوم کے لیے قربانی دینی. جتنی پیاری باتیں آپ نے کی ہیں راحت صاحب, کاش کہ ایسا ہو ہی جائے کہ جب صبح سیشن ہو نیشنل اسمبلی کا تو یہ سارے اپنے ایسٹس جو کہ چھپائے ہوئے ہیں ان کو بھی ڈکلیئر کریں اور پھر بتائیں کہ ہم یہ سارے جو ہیں وہ ہمارا ملک جو اس نازک دور سے گزر رہا ہے کہ 1-1 ارب کے لیے ہم IMF کے گھٹنے پکڑے ہیں, ہمارے جتنے ڈالرز ہیں, ہماری جتنی پراپرٹیز ہیں, ہم اس کو پاکستان میں لے کر آتے ہیں. کیونکہ ہم اگر سیلفش بن جائے نا پاکستان کے لیے کہ پاکستان کی انٹیگریٹی اور پاکستان کی رسپیکٹ ہمیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو پھر شاید ہم کچھ کر سکتے ہیں. ادروائز ہر کوئی کہے گا نا اپنی اپنی جیب بھرو, صرف ہم جو ہے وہ ٹاپ ایلیٹ میں رہیں اور باقی ہمارے نیچے تو کیڑے مکوڑے ہیں, وہ ہم تک کیسے پہنچ سکتے ہیں, پھر ہم آگے ترقی نہیں کر سکتے ہیں. سو 2024 اختتام پذیر ہو رہا ہے.
اس دعا کے ساتھ آپ سب کو ہیپی نیو ایئر کہ ایک اچھا سال ہو, نیا سال ہو, فل آف پازیٹیوٹی ہو. اور پلیز فار گاڈ سیک یہ تمام ذمہ داری حکومت کی نہیں ہے, کچھ اپنی بھی ذمہ داری ہے. ایک ادارہ ہی رشوت لینا چھوڑ دے تو بہت بہتری آئے گی. پولیس والے اپنا کام ٹھیک طریقے سے کرنا شروع کر دیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت بہتر ہوگی. تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے آپ دوسرے ملک کے ایجنٹ بن کے ان پاکستان کے اندر جو ایسے دہشت گرد عناصر ہیں ان کی سہولت کاری کرنا چھوڑ دیں تو بہت بہتری آئے گی. باقی حکومت کام تو کرنے والے ہیں ہی, وہ کرتی رہے گی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اللہ حافظ.